हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो लेके आए हैं बल व गति के नियम। बल व गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है भाई। तो बल व गति को समझने से पहले हमें कुछ एक चीजें समझनी है, जैसे कि भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि क्या होती है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। भौतिक राशि वो होती है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, उसको बोलते हैं हम भौतिक राशि। विच कैन measured directly or indirectly। ठीक है भाई। जैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, क्या कहलाती है, वो भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है भाई। अब जिसे हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, जिसको नाप नहीं सकते, उसे भौतिक राशि नहीं माने। जैसे किसी को गुस्सा आया बहुत, किसी को स्नेह है बहुत, बहुत कितना, किसी को ईर्ष्या है बहुत, तो ये सब संवेदनाएं हैं, और संवेदनाओं को मापा नहीं जा सकता, उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। हम इतना जरूर बोल देते हैं कम है या ज़्यादा है, कितना कम है कितना ज़्यादा है, यानी उसकी कोई मात्रा नहीं होती कि इतनी मात्रा में वो है। तो मात्रा जिसकी पता चलती है वो भौतिक राशियाँ होती हैं। और भौतिक राशियों को व्यक्त कैसे किया जाता है, किसी भौतिक राशि मान लीजिए Q है, तो इसे व्यक्त करते हैं N इंटू यू से, N गुना U से। अब Q क्या है, Q है भौतिक राशि। Q क्या है, भौतिक राशि। N क्या है, आंकिक मान, आंकिक मान। और U क्या है, उसकी इकाई। क्या है, उसकी इकाई। तो भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटी, आंकिक मान मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, और इकाई मतलब यूनिट, उसकी यूनिट है। जैसे हम बात करें कि जैसे मैं कहता हूं 5 क्या है, 5 एक नंबर है, 5 एक नंबर है। इस 5 के साथ मैंने जैसे ही किलोग्राम लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया द्रव्यमान। क्या बन गया, ये द्रव्यमान मतलब मास। क्या बन गया, ये द्रव्यमान बन गया, मास बन गया। ठीक है भाई, क्या बन गया, ये द्रव्यमान बन गया। अब 5 kg, तो ये kg ने डिसाइड किया कि ये क्या है, जो इसकी यूनिट है, जो इकाई है, उसने बताया कि ये कौन सी भौतिक राशि है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। इसने बताया ये मास है, द्रव्यमान है। अब अगर इसी 5 के साथ मैं अगर मीटर लगा दूं, तो ये क्या बन गया, तो ये लंबाई बन गई। क्या बन गई, ये लंबाई मतलब लेंथ। किसने बताया, इस मीटर ने, यानी
इसके इस यूनिट ने, इकाई ने बताया कि ये क्या है। इसी 5 के साथ अगर मैं सेकंड्स लगा देता हूं तो ये क्या बन गया, समय बन गया। मतलब ये क्या बन गया, टाइम बन गया। इसने क्या बता दिया, समय बता दिया। ठीक है भाई। तो भौतिक राशि को कैसे व्यक्त करते हैं, आंकिक मान और उसकी संबंधित इकाई के गुणनफल के रूप में। जैसे द्रव्यमान अगर मुझे लिखना है तो मैं उसका आंकिक मान लिखूंगा, इसका मतलब है ये कितना है, हाउ मच, कितना है। कितना है का मतलब क्या है, इसका परिमाण है। क्या है ये, परिणाम नहीं है, परिमाण है, मात्रा, मात्रा से मतलब है। और ये क्या है, ये इसकी इकाई है। किसकी इकाई है, द्रव्यमान की इकाई है। ये किसकी इकाई है, द्रव्यमान की इकाई है। इसी तरह से 5 क्या है, परिमाण है। किसका, लंबाई का, मीटर। कितने मीटर है, 5 मीटर है, 10 मीटर, 5 मीटर। अब ये जो केजी है, क्विंटल में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है, पाउंड में भी हो सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से मीटर किलोमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है। तो जैसे ही इसके साथ इकाई लगी होगी हमें पता चल जाएगा ये किस प्रकार की राशि है। तो बहुत सारी राशियां हैं जिनकी इकाई अलग अलग है, उनको अलग अलग मेजर करते हैं, उनका मापन भी अलग अलग होता है। चलिए, तो भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि आपको समझ आया क्या होती है, आंकिक मान और इकाई का गुणनफल होती है। चलिए, अब हमें एक दो चीजें और पढ़नी है। जैसे दूरी क्या होती है, दूरी क्या चीज है, दूरी या डिस्टेंस क्या चीज होती है। दूरी होती है तय की गई कुल लंबाई, तय की गई कुल लंबाई। ठीक है, कितनी लंबाई उसने तय की है, ये दूरी है। ठीक है, दूरी जो है वो अदिश होती है। अदिश का मतलब है दिशा रहित, दिशा रहित। अदिश का मतलब क्या है, दिशा रहित। मतलब दूरी को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। दूरी को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो सीधी सीधी बात अगर मैं आपको ये बताऊं कि जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। या जिन भौतिक राशियों के साथ दिशा नहीं जुड़ी होती है वो अदिश राशियां होती। ठीक है, और जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है उनको क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, सदिश। तो दिशा सहित, दिशा सहित मतलब इनको व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इन्हें व्यक्त करने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है, इसकी परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे अदिश राशियां कौन कौन सी, जैसे मैंने बताया दूरी, दूरी अदिश है, दूरी अदिश है, दूरी अदिश है, चाल अदिश है, ताप अदिश है, दाब अदिश है,
है ना। तो ये बहुत सारी राशियां हैं जो स्केलर है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? स्केलर। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेक्टर। क्या बोला जाता है इसको? वेक्टर बोला जाता है। ठीक है। अब वेक्टर कौन कौन सी हैं? विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है। ये सब क्या है? बहुत सारी राशियां हैं जो सदिश हैं। यानी इनके लिए दिशा की आवश्यकता, इनको पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो दूरी क्या है? दूरी तय की कुल लंबाई है। कौन सी दिशा में है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, यानी इससे हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, इससे हमें दिशा का पता नहीं चलता। ठीक है। अब देखिए, दूरी हमें पता चल गई, सदिश और अदिश के बारे में पता चल गया। सदिश क्या होता है? ऐसी राशि होती है जिसे किसी पर लगाने से उस पर प्रभाव बदल जाए। जैसे, समझना बात को थोड़ा सा, जैसे मैं बोलूं इस पर बल लग रहा है, ठीक है, बल लग रहा है। अब मैंने ये नहीं बताया कौन सी दिशा में लग रहा है, तो जानकारी क्या होगी? अधूरी होगी। मैंने बल को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, व्यक्त नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने दिशा नहीं बताई। मैं अगर ये कहता हूं कि बल लग रहा है किस दिशा में? इस दिशा में। अब जानकारी क्या है? पूरी है। तो किसी वस्तु को, किसी भौतिक राशि को पूरी तरह व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बल, माफ कीजिए, दिशा और परिमाण, अगर दोनों की आवश्यकता है तो वो सदिश है। अब सदिश को वेक्टर लगा के दिखाते हैं ऐसे, दिशा, तीर का निशान। हालांकि इस तरह के सवाल आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो अब अगर मैं कहता हूं बल इधर लग रहा है, तो मैंने इसकी दिशा और परिमाण दूसरा बता दिया। कितना लग रहा है? 10 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, इस पर भी आएंगे। ये क्या है? न्यूटन क्या होता है? बल का मात्रक होता है। तो आपको याद रखना है, दूरी क्या है? तय की गई कुल लंबाई। दूरी क्या है? तय की गई कुल लंबाई। किस दिशा में? कोई लेना देना नहीं। अगला है विस्थापन। अगला क्या है? विस्थापन, मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। विस्थापन क्या है? अच्छा, दूरी का मात्रक जो है, दूरी का जो मात्रक है वो क्या होता है? कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक, मीटर होता है। ठीक है। इसका दूसरा मात्रक है सीजीएस बोलते हैं इसको, वो सेंटीमीटर। ठीक है। तो दूरी का मात्रक क्या है? मीटर है। विस्थापन, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के मध्य सीधी दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य सीधी दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। अब आ गया ना सीधी दूरी, या दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ठीक है। जैसे ये यहां से चला कोई कण ऐसे और ऐसे, ठीक है, ए से चला बी तक, बी से चला सी तक, ठीक है, और डी से सी से चला यहां डी तक, और डी से वापस ए तक। ये 4 मीटर है मान लीजिए, ये 3 मीटर है, तो ये भी 4 मीटर चला और ये भी
3 मीटर बच गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ये कैसी राशि है, सदिश, क्योंकि सीधी दूरी बताई मैंने। ये राशि कैसी है, सदिश है, मतलब वेक्टर है। ये राशि कैसी है, सदिश है, मतलब वेक्टर है। ठीक है भाई। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ए से बी तक दूरी बताओ, मतलब डिस्टेंस बताओ कितनी है, और विस्थापन बताओ कितना है। ए से बी तक विस्थापन बताओ, दूरी कितनी है। तो मैंने बताया ना, दूरी क्या है, तय की गई कुल लंबाई। कितना चला, 4 मीटर लंबाई ये। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 4 मीटर हो गया। और विस्थापन क्या बताया था, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। तो ये भी क्या हो गया, 4 मीटर हो गया, डायरेक्ट डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो ये जरूरी नहीं है, ये एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं होगा। जैसे देखो, ए से सी तक, कहां से कहां तक, ए से सी तक। तो ए से सी तक चले, अपने ए से सी तक चले तो दूरी कितनी चले, कितनी चले, 4 मीटर लंबाई है, 3 मीटर लंबाई है। ठीक है, अब प्रारंभिक बिंदु ये है, अब प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है। तो यहां से यहां तक कितना चले, 4 मीटर पर 3 मीटर, टोटल कितना हो गया, 7 मीटर। दूरी कितनी हो गई, 7 मीटर। क्लियर है। और विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन समझना भाई, विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन हो गया प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। तो एक त्रिभुज बन गया। ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, AC कैसे निकलेगा, AC कैसे निकलेगा, AC का स्क्वायर, त्रिभुज नियम लगाओ, AB का स्क्वायर मतलब 16 प्लस BC का स्क्वायर मतलब 9, 25 आ गया, रूट 25 मतलब 5, ये हो गया 5 मीटर। तो विस्थापन हमारा कितना हो गया, 5 मीटर। अब देखो, विस्थापन 5 मीटर है और दूरी 7 मीटर है। इसी तरह से आप A से D तक देखोगे, जब A से D तक देखोगे, A से D तक ध्यान दो, A से D तक दूरी कितनी है, 4 3 7 4 11, दूरी है 11 मीटर, लेकिन विस्थापन कितना है। अब प्रारंभिक बिंदु तो ये हो गया और अंतिम बिंदु ये हो गया, ये सीधी दूरी कितनी है, 3 मीटर। तो विस्थापन सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। समझ आ गई बात क्या। चलिए अब देखो, अब इसका जो मात्रक है, विस्थापन का जो मात्रक है, मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ऐसा ही यूनिट या मात्रक क्या होता है, इसको भी मीटर में नापते हैं, इसको भी किस में नापते हैं, मीटर में नापा जाता है। चलिए और देखो, फिर आपको समझना है चाल को। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। एकांक समय में तय की गई दूरी। दूरी कैसी है, अदिश है, तो चाल भी कैसी होगी, अदिश। और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा, दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में बटे सेकंड, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है भाई, तो ये कैसे है, अदिश राशि। एक मैं लिखता हूं वेग। वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटे समय। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। ये कैसी है, ये सदिश है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना विस्थापन सदिश होता है। अब इसका अगर मैं मात्रक लिखूं तो मात्रक क्या लिखूंगा, वही मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, विस्थापन सदिश है इसलिए वेग सदिश राशि है और चाल अदिश राशि। एक चीज लिखेंगे अपने,
त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण क्या होता है? वेग बटा समय। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब वेग बटे समय। ये भी कैसी राशि है? ये भी सदिश है। क्यों? क्योंकि वेग कैसा होता है? वेग क्या है? वेग सदिश। ठीक है भाई। इसका ऐसा ही मात्रक, या मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या अब ये क्या है? सदिश। ठीक है भाई। अब अपने आते हैं बल के ऊपर। बल यानी फोर्स। बल क्या है? बहुत छोटी क्लास में हमने पढ़ा था, धक्का देना या खींचना। धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। थोड़ा सा और अगर इसको पढ़ें तो वह कारक जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। वह कारक जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है क्या कहलाता है? बल कहलाता है। वह कारक जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु क्या करती है? अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। उस अवस्था परिवर्तन के विरोध करने के गुण को क्या बोला जाता है? जड़त्व। हर ऑब्जेक्ट अपनी चेंज ऑफ स्टेट को क्या करता है? अपोज करता है। उस अपोज करने की प्रॉपर्टी को बोला जाता है इनर्शिया। तो एक चीज और इसके साथ लिख लो, जड़त्व क्या चीज होता है? वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। इस गुण को क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। यानी वस्तु स्वतः ही अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं करेगी। अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। यही गति का पहला नियम है। लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट यही है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी विल रिमेन स्टेशनरी एंड मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू मूव टिल द एक्सटर्नल वेरिएबल फोर्सेज आर नॉट अप्लाइड। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता। जब तक उस पर बाहरी बल लगाया नहीं जाता है तब तक वो अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करती है। तो अवस्था परिवर्तन के लिए, जड़त्व को खत्म करने के लिए, जड़ता को खत्म करने के लिए किसकी जरूरत है? बल की जरूरत है। और वो काम कब होगा? जब मैं उसे धक्का दूंगा या खींचूंगा। यानी ये बल एक ऐसा कारक है जो क्या करता है? वस्तु की अवस्था परिवर्तन कर देता है। वस्तु की अवस्था परिवर्तन कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। अब देखिए बल है क्या? बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल क्या है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चा जब छोटा होता है तो क्या बोलना सीखता है? जब बच्चा छोटा होता है तो क्या बोलना सीखता है? मां। और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है
तो वो क्या बनना चाहता है? बल बराबर मास, F इक्वल टू ma, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है भाई, क्लियर है? फोर्स, अब देखो इसका अगर मैं SI यूनिट लिखूं तो ये kg, और इसको क्या लिखा था मैंने? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर भूल गए हो तो त्वरण मैंने अभी बताया था, a एक्सेलरेशन, वेलोसिटी v, वेक्टर चाल v। ठीक है, तो ये क्या है? ये है इसका यूनिट। फोर्स कैसा है? बल सदिश राशि है। बल क्या है? एक सदिश राशि है, और इसी को बोलते हैं न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। केजी मीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, तो बल कैसी है? सदिश राशि है। बल एक निश्चित दिशा में लगता है। ठीक है, बल दो तरह से लग सकता है, नियत बल या परिवर्ती बल। ठीक है, या तो इसका मतलब है बल बदलता नहीं है, जो बदले नहीं, और ये हो तो परिवर्ती का मतलब है जो लगातार बदले, वो परिवर्ती है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट, इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो फोर्स क्या है? ये सब फोर्स है। अगले वीडियो में फोर्स और लॉ ऑफ मोशंस के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।